तो आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग दसम का है और ये हिंदी का वीडियो है। हिंदी में वर्ग दसम का दूसरा चैप्टर जिसका शीर्षक का नाम है 20 के दांत, उसका सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर किताब से है। और इसका अगर आप ये वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर का व्याख्या अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव ही ना देखें तो ऑब्जेक्टिव का भी लिंक डाला हुआ है, उसको भी देख लीजिए, तभी आपको ये पाठ पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। ये वर्ग दसम है और सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर जिसका शीर्षक का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत है जिसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, समझिएगा। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मतलब कहानी का शीर्षक है 20 के दांत, इसका अर्थ बताइए, मतलब इसका सार्थकता क्या होगा। तो हमने लिख दिया है। और अगर आपको ये अगर कंप्लीट अच्छे तरीक़ा से करना है तो हम कहेंगे कि आप इसे एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक जो 20 के दांत जो सार्थक है, इस कहानी में कहानीकार महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई को दर्शाया है। महल वाला कौन है? सेन साहब। झोपड़ी वाला कौन है? गिरधर। लड़ाई को दर्शाया जिसमें जीत महल वालों की होती है, लेकिन उस महल वाले जो मदन ने 2 दांत तोड़े वे 20 के दांत थे और मदन और गिरधर पर अत्याचार करता। मदन जो गिरधर पर अत्याचार करता था, मदन और गिरधर पर अत्याचार करता था, लेकिन एक दिन मदन अत्याचार को हटा दिया और पिता गिरधर को गौरवान्वित किया और इसके कारण आज एक गिरधर नहीं बल्कि कई गिरधर समाज में गौरवान्वित हुए। मतलब कह रहा है कि ये कहानी का शीर्षक यही कहता है कि अक्सर लड़ाई महल वाले और झोपड़ी वाले में होते हैं। जिस प्रकार गिरधर और मदन जो झोपड़ी वाले थे और सेन साहब और कासू महल वाले थे, और दोनों के लड़ाई में एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो मदन था जो ऐसा अपने पिता को किया कि उनके पिता को गौरवान्वित होने पड़ा। और ऐसा समाज में कई गिरधर हैं जो अपने महल वालों से अत्याचार किए जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन यह है कि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, सीमा, आलो, रजनी, शेफाली, आरती और इकलौता पुत्र जिसका नाम कासू था, जिसे लोग प्यार से खोखा कहते थे। 5 पुत्रिया के लिए काफ़ी अनुशासन था, लेकिन इकलौता होने के कारण इसे कोई अनुशासन नहीं था। इसे लार दुलार ज़्यादा था और यह कुछ भी कर सकता था, लेकिन पुत्रियां नहीं कर सकती थी। मतलब लिंग आधारित भेदभाव कहने का मकसद है कि पुत्र और पुत्रिया में सेन साहब के परिवार में भेदभाव देखा जाता था। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा निम्नलिखित मामलों में अपवाद था। कौन कौन? पहला, घर के तोड़ फोड़ करने में, घर के नियमों को तोड़ने में, घर के सिद्धांतों को बदलने में, ये सब नियमों में वो अपवाद था। ये तुरंत वो सभी नियम को तोड़ सकता था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। तो इसका उत्तर होगा सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। उन्होंने इस संभावनाओं के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को बुलवाते थे। एक दो घंटे एक साथ ठोक पीट करवाते थे, जिससे कि बच्चों की उंगलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाए। किसके लिए? खोखा के लिए। मतलब खोखा को सेन साहब इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे और इंजीनियर बनाने के लिए एक बढ़ई मिस्त्री को भी 1-2 घंटा रियाज के लिए बुलाया जाता था घर पे। अब व्याख्या करना याद रखिएगा, ये व्याख्या में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका पहले क्या होना चाहिए सुनिए। कह रहा है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। सही बात है। अब इसका अर्थ हमें करना है, तो सबसे पहले जब आप अर्थ करना शुरू कीजिएगा तो आप अपने कॉपी में ये बात लिखने पड़ेगा कि वो पंक्ति कहाँ से लिया गया है, इसका लेखक कौन है, कौन सा खंड में है, कौन सा किताब में है। हमने लिख दिया है दिया हुआ पंक्ति वर्ग दसम की हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य खंड में लेखक नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी 20 के दांत से लिया गया है। अब जब ये लिया गया, इसके बाद कह रहा है इसका अर्थ यह है कि लड़की काठ की पुतली, मतलब लकड़ी का पुतला है जिसे तमीज से जीवन जीना सिखाया जाता है। कोई छूट नहीं दिया जाता, वे स्वतंत्र नहीं रह सकते और उन्हें कहा जाता है कि माता पिता को इस बात से गर्व है
बल्कि लड़के स्वतंत्र रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये रहा लड़कियां क्या है कठपुतली, उस पर माता पिता का गर्व है, इस बात का व्याख्या था। दूसरा क्वेश्चन है खोखा के दुर्ललित। ये दुर्ललित थोड़ा सा गलत हो गया है लेकिन आप समझिएगा। कह रहा है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को बदल लिया था। इसका उत्तर होगा दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10 में। ये बात सब में लिखना है, ये बात मैंने व्याख्या में पहले भी लिखा था और यहाँ भी लिख दिया है। अब इसका अर्थ कहता है, इसका अर्थ यह है कि सेन साहब का इकलौता पुत्र जो कासू सिद्धांतों को तोड़ने में अपवाद था और जो दुलारा भी काफ़ी था, और उसकी गलती को छिपाने के लिए सेनों ने अपना सिद्धांत भी बदल लिया था ताकि कासू को कोई बुरा न कह सके। इसके बाद ग क्वेश्चन इसी में कह रहा है, पांचवा का ग में, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते। इसका अर्थ यह है कि यह पंक्ति सेन साहब के द्वारा मदन के लिए कहा गया है। जब एक बार मदन सेन साहब की कार को छू दिया था तब सेन साहब ने गिरधर को दफ्तर में बुलाकर कहा था कि मदन अभी छोटा है और ऐसी गलती करेगा तो आगे चल के गुंडा चोर और डाकू बन सकता है, बस छूने से। लेकिन कासू ने गाड़ी का बत्ती भी फोड़ा था फिर भी उसे इंजीनियर बनने की संभावना देखा। यही होता है महल वाले और झोपड़ी वाले में अक्सर, ठीक है। अब कह रहा है घ क्वेश्चन कि हंस कवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। इसका अर्थ लिखना है। इसका अर्थ का ये ऊपर वाला बात जो हम आपको बताएं कि ये तो आपको लिख देना है पहले ही। अब इसके बाद कह रहा है कि इस प्रसंग में कासू को हंस और मदन को टोली को कवे की जमात कहा गया है। जब सेन साहब ने कासू को मदन के साथ खेलने को मना किया था और दूसरे दिन जब मदन उसे गली में आवारागर छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था तो कासू भी शामिल होने के लिए लग रहा था। इसी प्रसंग को लेखक के द्वारा कहा गया है कि हंस कवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसके बाद कह रहा है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच यह बातचीत हुई कि एक बार वे दफ्तर में थे तब उनके पत्रकार मित्र आए और उनके साथ उनका पुत्र भी जो कासू से छोटा था। उसकी थोड़ी सी हरकत को देखकर सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की बात दोहराने लगे, मतलब फिर कहने लगे और पत्रकार मित्र से पूछ दिए कि आप अपने बेटे को विषय में बताइए, आप अपने बेटे के विषय में बताइए क्या सोचे हैं। पत्रकार मित्र ने कहा मेरा बेटा कुछ भी बने लेकिन जेंटलमैन जरूर बने, बाकी उसका विषय है। यह कहा गया पत्रकार महोदय के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों में संवाद हुआ था पत्रकार महोदय और सेन साहब में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि लड़ाई अगर महल वाले और झोपड़ी वालों के बीच होता है तो जीत अक्सर महल वालों की ही होती है और दूसरा झोपड़ी वाले के खिलाफ ही बोलते हैं, जो उचित नहीं है। ये मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार बताया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू के द्वारा मदन से लट्टू मांगा जाना और कासू को लट्टू न देने पर मदन को मारना और फिर मदन कासू को मारना था, क्योंकि वे बच्चे अमीरी गरीबी में फ़र्क नहीं देखते, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये था कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण और इसमें लेखक यही दिखाना चाहते हैं कि बच्चे अमीरी गरीबी का फ़र्क नहीं देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो कहानी से एक उदाहरण यह लिया गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माहौल लिखा गया, यहाँ लिखना चाहिए महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन लेखक इस कथन को कहानी से एक उदाहरण यह दिया है कि जब लड़ाई कासू और मदन में होती थी तो सेन साहब के द्वारा ड्राइवर शोफर से पूछे जाने पर मदन के खिलाफ ही बोलता था, बल्कि गलती कासू की ही क्यों न हो। यही तो बात कहानी में प्रसंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लेता है। तो रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा शोफर की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय
बजाय कासू को, यहाँ कासू को पिटाई करने से उसे दंडित करने के बजाय छाती से इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रोज रोज अपने बेटे मदन को पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर, यहाँ पे सो जो लिखा ना ये कासू होना चाहिए था, कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से इसलिए लगा लेता है क्योंकि जो काम स्वयं गिरधर नहीं कर सकता था वह काम उसके पुत्र ने कर दिखाया है और बंधन से छुटकारा दिलाया है। बंधन मतलब गिरधर बेचारा सेन साहब के बंधन से बंधा हुआ था, कासू के अहंकार भाव को हटाया है। उसका मानना था कि हमारे पिताजी अमीर हैं और ये उसके मन में अहंकार था तो इसे हटाया कौन? मदन। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सेन साहब कासू, मदन और गिरधर के बारे में चरित्र चित्रण करें, मतलब बताएं वो कौन कौन था। तो हम सबके बारे में आपको ही पता होगा, हमने लिख भी दिया है। सेन साहब जो एक धनी परिवार का व्यक्ति था, उनके पुत्र का नाम कासू था और वह अपने पुत्र कासू से काफ़ी प्रेम करते थे। अपने पुत्र के अलावा किसी की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते थे। इनका एक काली रंग का कार स्ट्रीमर इंड था एवं बढ़ चढ़ कर बात करने के लिए इनकी आदत थी। अब कासू के बारे में कह रहा है, कासू साहब का इकलौता पुत्र था जिसे सेन साहब अपने सिर पर चढ़ा कर रखते थे। ज़्यादा दुलार के कारण वह शरारती हो चुका था, घर के नियमों का उल्लंघन करने में माहिर था, जिसकी उम्र कहानी में 5 वर्ष बताए गए हैं। इसके बाद मदन के बारे में कह रहा है, ये गिरधारी लाल का पुत्र था जो दिन भर गली के बच्चों के साथ लट्टू नचाते और खेलते रहता था। इसने कासू के 2 दांत भी तोड़ दिया था। साहस और निर्भीक था, मतलब ये दोनों था। अब इसके बाद कहता है कि गिरधर लाल का है, गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ कलर का काम करता था, जो अपने पुत्र मदन के कारण अक्सर सेन साहब से डांटा जाता था। सीधा और सरल व्यक्ति था। इसके बाद कह रहा है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। इसमें हो सकता है आपके दृष्टि में कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमारे दृष्टि में लिख रहे हैं हम। मेरे दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि उसने बताया कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। बाकी आप अपना विचार कहानी पढ़कर दे सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, ये आप अपने आधार पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कोई VVI नहीं बनता है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण रहा है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक न कभी पूछा है न पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसका उत्तर लिखा है। क्या लिखा है कि 5 लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत है, जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए, चमक ऐसी है कि अपना मुंह देख लो। ये मतलब व्यंग्यपूर्ण उनका प्रमाण है लेखक साहब का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। तो 20 के दांत कहानी का उत्तर इस पाठ के वीडियो को देख लीजिए और उसको सुनकर उसका उत्तर लिख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मतलब जो हम व्याख्या करते हैं ना चैप्टर का, उसको आप सुन के लिख लीजिएगा, वही आपका सारांश हो जाएगा। और सारांश आपके कहानी में से आते रहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको छोड़िएगा मत। अब आपकी किताब की भाषा की बात है, वाक्य भेद स्पष्ट करें, ठीक है। अब आपको बता देते हैं, ये दूसरा चैप्टर है, इसी प्रकार हर चैप्टर का ही वीडियो डाला जाएगा, बशर्ते ये वाक्य भेद स्पष्ट करना है। वाक्य के अलग अलग भेद होते हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये भी व्याकरण में आपको पढ़ाया जाएगा, वीडियो डाला जाएगा। अब कुछ दिन में लाइव भी चालू होंगे, आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं। बाकी फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। का क्वेश्चन है, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया तो मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। आपकी किताब का ये पूछ देता है कभी कभी कि सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो आपकी किताब का ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि मिश्र वाक्य है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा व्याकरण का भी। कह रहा है, पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, ये कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य है। कह रहा है, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर अभी दौड़ा, ये साधारण वाक्य है। इसके बाद कह रहा है कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप लाकर हवा भर दो, ये संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका एंड हो गया। अब आपको एक काम करना है छोटे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लस इसके साथ साथ ये इस चैप्टर का अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला रहेगा, आप उसे देखिएगा। और लाइव भी चालू जल्द होंगे, बशर्ते अभी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी एक न एक दिन काम आएंगे, ठीक है। बाकी यहीं तक, बाकी अगले दिन पढ़ेंगे।